Welcome to one more session of maths. Uh, in this chapter, we are discussing about the uh, Euclids axioms. Okay, and some of the axioms in the book number one are selected in this chapter. We have already discussed the seven of them. So these common notions refer to magnitudes of some kind. The first common notion could be applied to plane figures. For example, if an area of triangle equals the area of rectangle and the area of the rectangle equals that of a square, then the area of triangle also equals to the area of the square. Means if 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3, then it is obvious that 1 is equal to 3. Magnitudes of the same kind can be compared and added with magnitudes of different kinds. Cannot be compared. Okay. एक ही किस्म के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकती है. फॉर एग्जांपल, अ लाइन कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ रेक्टेंगल, नॉर कैन एन एंगल कैन बी कंपेयर्ड टू अ पेंटागन. ओके, सो लाइन को रेक्टेंगल में हम ऐड नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, और एंगल को हम पेंटागन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. द फोर्थ एक्सियम given above seems to say that if two things are identical, then they are equal. In other words, everything equals itself. Okay, दो सेम चीजें हैं, आइडेंटिकल, तो ये दोनों इक्वल ही है. और इसका मतलब ये भी हुआ कि हर एक चीज़ अपने आप के साथ इक्वलाइज करती है. एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ. इट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Okay, axiom number 5 gives the definition of greater than. For example, if a quantity B is a part of another quantity A, then A can be written as sum of B and some third quantity C. Symbolically, A is greater than B means that there is some C such that A is equal to B plus C. Okay, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे से ज़्यादा है तो उसका मतलब ये भी होता है कि जो कम क्वांटिटी है उसमें कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी वो बड़ी वाली क्वांटिटी से को इक्वलाइज करेगी. ओके, ए अगर बी से बड़ी है तो ए को इक्वलाइज करने के लिए बी में हम कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा, और जो कुछ ऐड किया हुआ पार्ट को अगर हम सी बोले तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हुआ. Now let us discuss Euclid's 5 postulates. First postulate is that a straight line may be drawn from any one point to any other point. Okay, a straight line may be drawn from any one point to any other point. Not that this postulate tells us that at least one straight line passes through two distinct points. ओके, उसका मतलब ये भी हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन है वो कम से कम दो पॉइंट में से तो पास होती है, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन बी मोर देन वन सच लाइन. हाउएवर, इन हिज वर्क यूक्लिड हैज फ्रीक्वेंटली assumed without mentioning that there is a unique line joining two distinct points. We state this result in the form of an axiom as follows. Okay, so यूक्लिड ने वैसे तो बताया नहीं, लेकिन उसने बहुत दफ़ा उसका यूज़ भी किया है उस वर्ड्स का. सो हम उसको एग्जियम ले लेते हैं कि एग्जियम नंबर 5.1, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन पासिस थ्रू इट. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं तो उसमें से
एक ही लाइन पास की जा सकती है, वही के वही दो पॉइंट में से फिर से दूसरी लाइन पास नहीं हो सकती। ओके, हाउ मेनी लाइन्स पासिस थ्रू पी ऑल्सो पासिस थ्रू क्यू? पी और क्यू दोनों अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो वही के वही दो पॉइंट्स पी और क्यू में से कितनी लाइन पास होती है? ओनली वन, दैट इज द लाइन पी क्यू। हाउ मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू क्यू ऑल्सो पासिस थ्रू पी? Only one, that is line PQ. Thus, the statement above is self-evident and so it is taken as axiom. Okay, so figure हम देख सकते हैं कि P और Q दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। पॉइंट P में से बहुत सारी लाइन पास होती है, पॉइंट Q में भी बहुत सारी लाइन्स पास होती है, लेकिन P और Q दोनों में से लाइन पास होती हो ऐसी सिर्फ एक ही है। ओके, नाउ पोस्टुलेट नंबर 2, a terminated line can be produced indefinitely. ओके, सो टर्मिनेटेड लाइन यानी लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन यानी लाइन सेगमेंट जिसको एंड पॉइंट है। सो यूक्लिड लाइन सेगमेंट को ही लाइन बोलता था, यानी लाइन सेगमेंट को है वो टर्मिनेटेड लाइन बोलता था। सो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनाइटली मीन्स टर्मिनेटिंग लाइन यानी लाइन सेगमेंट को दोनों ओर हम खींच के बहुत दूर तक, अनंत तक उसको खींच के हम लाइन बना सकते हैं। So note that we call a line segment nowadays is what Euclid called a terminated line. So according to the present day term, the second postulate say that a line segment can be extended on either side to form a line. Okay. Now postulate 3 is that a circle can be drawn with any center and any radius. So सर्कल, अगर आपको कोई भी प्लेन का कोई भी पॉइंट आपको सर्कल का सेंटर दिया गया हो और कोई भी लेंथ की रेडियस आपको दी गई हो तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक प्लेन पे कोई एक पॉइंट जिसको हम सेंटर बना सकते हैं और एक डिस्टेंस जिसको एक लाइन सेगमेंट की लेंथ, एक डिस्टेंस जिसको हम रेडियस बना सकते हैं। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देन पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, सो राइट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो हर एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और कोई भी दो एंगल जिसका मेजरमेंट सेम है उसको हम इक्वल एंगल बोलते हैं। तो all right angles are equal to one another. Okay, and postulate 5, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then these two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. Okay, so okay, यहाँ पे आपका फिगर भी है, दो स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड सी डी और एक लाइन उस पर गिरती है यानी उसकी ट्रांसवर्सल है लाइन पी क्यू। ओके, सो पी क्यू लाइन ड्रॉ करने से लाइन ए बी और लाइन सी डी की लेफ्ट हैंड साइड देखो एंगल 1 एंड 2 है, तो ये दो एंगल है उसका सम ऑफ मेजरमेंट, उस दोनों का एंगल का मेजरमेंट अगर दो राइट एंगल यानी दो राइट एंगल का सम होगा, एंगल का सम होगा 180, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स अगर 180 से कम है तो उस छोर पे, उस
साइड पे ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और अगर जो साइड पे ऑपोजिट साइड पे देखो एंगल पी बी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी, एंगल पी बी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी, ये दोनों एंगल है। अगर इस साइड देखो तो ये दोनों एंगल का सम ऑफ मेजरमेंट 180 से ज़्यादा है। तो उस छोर पे ये दोनों लाइन ए बी और सी डी को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वहाँ पे दो लाइन ए बी और सी डी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट postulate 5. Okay. For example, the line PQ in figure 5.6 falls on line AB and CD such that sum of interior angle 1 and 2 is less than 180. Okay, जो इंटीरियर एंगल है 1 and 2 उसका सम वो 180 से कम है। Okay, on the left hand side of PQ. Therefore, the line AB and CD will eventually intersect on the left side of PQ. Now, a brief look at the 5 postulates brings to your notice that postulate 5 is far more complex than any other postulate. On the other hand, postulate 1 to 4 are so simple and obvious that these are taken self-evident truth. However, it is possible to prove them. It is not possible to prove them. So these statements are accepted without any proof. Because of its complexity, the fifth postulate will be given more attention in the next session. Okay, so 1 से लेके 4 postulate है वो easy है और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ भी है। ओके, और जो 5th postulate है उसकी आगे डिस्कशन की गई है। Nowadays, postulates and axioms are terms that are used interchangeably and in the same sense. Postulate is actually a verb. When we say let us postulate, we mean let us make some statement based on the observed phenomenon in the universe. Its truth or validity is checked afterwards. If it is true, then it is accepted as a postulate. Okay, so पहले कोई स्टेटमेंट होता है और फिर उसका ट्रूथ या वैलिडिटी बाद में चेक की जाती है, और अगर ये सही साबित हुआ तो उसको पोस्टुलेट मानी जाती है। A system of axioms is called consistent if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement. So when any system of axioms is given, it needs to be ensured that the system is consistent. Okay, after Euclid stated his postulate and axiom, he used them to prove other results. Then using these results, he proved some more results by applying deductive reasoning. The statements that are proved are called propositions or theorems. Euclid deduced 465 propositions in a logical chain using his axiom, postulates, definitions, and theorems proved earlier in the chain. In the next few chapters of geometry, you will be using these axioms to prove some theorems. Okay, so ये जो postulate और axioms है उसका यूज़ करके हम नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें कुछ प्रूफ्स हम देंगे, थियरम भी प्रूव करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल हाउ यूक्लिड यूज्ड हिज एक्सियम्स एंड postulates
for proving some of the results.